नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। बड़ी तेज़ी से सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है पाकिस्तान में। एक तरफ पार्लियामेंट का इजलास, कानूनी बिल के ऊपर बहस, कानून असम्बली में तो अप्रूव कर दिया, अब सेनेट है कानून की सूरत इख्तियार करेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 रुकनी बेंच अहम तरीन केस इलेक्शन कमीशन के जो फैसला है कि डेट आगे बढ़ाया है उसके ऊपर आर्गूमेंट चल रही है। लेकिन इस दौरान बड़ी और डेवलपमेंट भी हो गई है, तो उन इशूज़ को साथ रख के अहम तरीन मेहमान है बात करूँगा। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी क्यों नहीं किया? 2 जजेस के तफसीली फैसले के बाद 3 और 2 के फैसले का क्या होगा? जस्टिस मंसूर जस्टिस मंदोखेल के फैसले में 4 और 3 से सो मोटो मुस्तरद हुई। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के बगैर इलेक्शन कमीशन ने तारीख कैसे दे दी? अदालती इस्लाहात की तरमीम बिल की कानूनी अहमियत क्या है? इलेक्शन कमीशन तारीख देने के बाद इलेक्शन प्रोग्राम तब्दील कर सकता है क्या? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के कन्फ्यूजन का हल क्या है? सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामी मामलात में कैसे असरअंदाज हो सकती है? आइन ने सबकी जुडिक्शन तय की है, अगर कोई तजाविज़ करे तो उसको कौन रोकेगा? माजी के 184 के मुकदमे के मुतासरीन 30 दिन के अंदर अपील कर सकेंगे, जो नया तरमीमी बिल है। और आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो ये था कि 3 रुकनी बेंच, जिनमें 2 सीनियर तरीन जज जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने एक केस के ऊपर फैसला दे दिया। और फैसला क्या है कि 3 रुकनी बेंच ने 2-1 के मुकाबले में अक्सरियत से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में जो है वो तरमीम तक 184(3) के मुकदमा, मेरा ख्याल है रूल्स 1980 और एक 191, अब इसको क्लियर किया जाएगा, ये यहाँ पे टाइप किया हुआ है कि ये 184(3) के मुकदमात की समाअत और बेंच तश्कील देने से रोकने का हुक्म नामा जारी कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 191 है जहां सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का मसला होता है, और 184(3) जो उनको सो मोटो लेने का इख्तियार है। मैं इस वक्त जो मेरे पास 3 गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब हसन रजा पाशा, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल। मेरे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, दोनों का शुक्रिया। अमानुल्लाह कनरानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका ही बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने तीनों मेहमानों में हसन रजा पाशा साहब के लिए, इसलिए कि उनको ये 2 प्रोग्रामों में उनको एक प्रोग्राम में जाना है, तो मैं पहले सेगमेंट में लेके फिर दूसरे सेगमेंट में लेके उनको रिलीज़ करूंगा, इसलिए सबसे पहले उनको ले रहा हूं। जी जनाब हसन रजा पाशा साहब, ये जो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मैं कौन सा सवाल करूं सर? पहले तो बताएं सर, क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया जस्टिस तारिक मसूद के साथ, और जो पार्लियामेंट में जो आपके तरमीमी बिल जो पास कर दिया नेशनल असम्बली ने, कैसे देखते हैं सर इसको? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका फराहम किया। सबसे पहले मैं आपके सवाल से हट के एक बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि आज पाकिस्तान भर के वकला के लिए एक इंतहाई खुशी और तमानत का दिन है कि आज एक बहुत पुराना मुतालबा हुकूमत वक्त ने तमाम वकला का मंजूर किया, और लॉयर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट उसको कौमी असम्बली ने मंजूर किया। 1 हफ्ता पहले कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया था, और आज वो पेश हुआ कौमी असम्बली में। अभी हुकूमत को आपकी जरूरत है सर, तो उन्होंने तो आपको इस वक्त सर पे बैठाना है सर। ये अगर आज नहीं करते तो कब करती हुकूमत? जी सर। डॉक्टर साहब मेरी अर्ज सुन लें, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, ठीक, मैं खुद बतौर चेयरमैन इंट्रा प्रोविंशियल कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, मैंने तमाम बार कौंसिल्स और इस्लामाबाद बार कौंसिल को इस्लामाबाद में इकट्ठा किया, उन सब से उनके प्रपोज ड्राफ्ट मंगवाए। वहाँ पे फिर वो मंगवाने के बाद
फिर मैंने 3 महीने सीनियर लॉयर्स के साथ उनको बिठा के 4-4, 6-6 घंटे हमने एक शिक वाइज उसका देखा, तैयारी की, और हमने 19 मई 2022 को हमने पाकिस्तान बार कौंसिल का डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मिला था और हमने वो उनके हवाले किया था, और खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आज हमें उसमें कामयाबी हुई। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं कि जो आपने कहा है कि ये बेंच 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला कर दिया। देखिए, कल से ये बात गर्दिश कर रही थी और ये सरफेस पे भी आ गई थी, और कौमी असम्बली में बिल भी पेश हो गया था और स्पीकर साहब ने उसको कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया, और उसमें वाज़े हो गया था कि गवर्नमेंट अदालती इस्लाहात का बिल पेश कर रही है और कुछ अमेंडमेंट्स कर रही है। अब अदालती इस्लाहात का बिल जो है वो आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत किया गया है, और उसमें एक तरफ बहस ये हो रही है, कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि 184(3) की अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और उसमें आइन में तरमीम करनी होगी। लेकिन 191 के तहत जो इन्वोक की है गवर्नमेंट ने ये जुरिस्डिक्शन, उसमें ये है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। सो एंड द लॉ वाला वर्ड है, उसका बेनिफिट लेके लॉ जो है उसकी एनेक्टमेंट करके बिल पास कराया गया, और अब जो 1980 के सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट होगी। इसी वजह से शायद मिस्टर जस्टिस काजी फैज साहब ने, जब उनको भी ये पता चला कि ये पार्लिमान में पेश हो गया है और मंजूर हो गया है, तो फिर उन्होंने ये आर्डर जारी किया। मेरा ख्याल ये है कि ये जो आगे आने वाले जो दिन हैं उनके लिए ये आर्डर जो है वो एक अहमियत का हामिल है। अब क्वेश्चन रह गया इस बेंच पे, जो 5 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा है, वो भी आपस की जो वहां पे खींचातानी हो रही है, जो टेंशन बनी हुई है, और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट उससे बाहर निकल नहीं पा रही। कल मंदोखेल साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी, उस पे ओपन कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन आज बिल्कुल ही काम उलट हो गया, और वो इस तरह हुआ कि उन्होंने कैटेगरिकली ये कह दिया कि जनाब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो है ही नहीं, जिसकी वजह से ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हम चला रहे हैं। और वाकई इस वक्त तक उस 5 रुकनी बेंच का जजमेंट वो अभी तक सरफेस पे नहीं आई, और उन्होंने कहा फाइल मंगवा के देख ले, वो तो है ही कोई नहीं। एक शॉर्ट ऑर्डर हुआ था, उस शॉर्ट ऑर्डर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट साहब ने आगे काम चलाया। तो इसमें अब सूरत हाल ये है कि 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के खिलाफी नोट आ चुके हैं, और चारों ने ही ये 3 पिटीशंस और सुओ मोटो को रिजेक्ट किया, और ये क्लियर कट लिखा हुआ है। पहले 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने भी कहा कि ये तीनों पिटीशन डिसमिस हैं और सुओ मोटो भी रिजेक्ट करते हैं, और बाकी जो बाद में तफसीली आर्डर आया जस्टिस मंसूर अली शाह और मंदोखेल साहब का, उसमें भी इन्होंने यही बात कह दी। तो इट मीन्स कि 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने अपना वर्डिक्ट दे दिया और बाकी 3 ने अभी तक नहीं दिया। तो मैं समझता हूं कि तो सर ये जस्टिस जमाल मंदोखेल इस 5 रुकनी बेंच में क्यों बैठे हुए हैं? अगर वो कहते हैं कि 4-3 का फैसला आ चुका है, तो फिर इस बेंच को तो उनको बाइकाट कर देना चाहिए। तो उसी वक्त के मैं क्यों बैठूं ऐसे बेंच में जो कि ऑलरेडी कोर्ट ऑफ द ऑर्डर तो है ही नहीं, और ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, इसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, और उसके बाद ये 5 रुकनी बेंच जो है वो पिछली 5 की मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूट में है। तो जमाल, मेरा अपना एक वो है सवाल है कि क्या जमाल साहब इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था उनको? सर, अगर जमाल साहब इस बेंच में आज ना होते
तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट की बात कौन करता? बड़ी बड़ी बात कर दी। मैं सर मैं आगे चलता हूं क्योंकि टाइम सबको देना है मुझे। मैं किरनानी साहब आपकी तरफ आने से पहले डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आपकी पार्टी रूल ऑफ लॉ की बात करती है, आपके सामने पार्लियामेंट में कानून साजी हो रही है, ये भी एक रूल ऑफ लॉ है। आपके सामने जस्टिस काजी फाइज ईसा का क्या जो है वो ऑर्डर आ गया है, वो भी रूल ऑफ लॉ है। आपके सामने जस्टिस अता बंदयाल साहब जो इस वक्त 5 रुकनी बेंच लेके चल रहे हैं, वो भी रूल ऑफ लॉ है। क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए मुस्लिम लीग नवाज की ना एक बड़ी ही चेकर्ड हिस्ट्री है। यस सर। इन्होंने जब शुरू किया, जब जनरल जिलानी के थ्रू ये आए, फिर जनरल जिया ने कुछ आशीर्वाद दिया, फिर उसामा लादेन से पैसे लिए बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए, फिर उसके बाद इन्होंने असद दुरानी से पैसे लिए और वो एक स्कैंडल आया। फिर मरूम का केस है, उसके बाद सन 97 में सजाद अली शाह के कोर्ट में इन्होंने हमला कर दिया, फिजिकल हमला कर दिया। तो आज उस तारीख को आगे ले जाते हुए उन्होंने फिर एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश किया। और साहब देखिए, इंटेंट देखना बड़ा जरूरी है। मैं बिल्कुल समझता हूं कि जो पार्लियामान है उसका काम है कानून साजी करना, ये बिल्कुल उनका हक है, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन जब पार्लियामान को जाती मफाद के लिए यूज किया जाता है तो फिर आपका सवाल बढ़ जाता है कि आप सवाल पूछे पार्लियामान से। ये जब ये आए सबसे पहले उन्होंने काम क्या किया, काबीना को इस्तेमाल करके अपने नाम ECL से निकाले। शहबाज शरीफ के ऊपर 16 अरब रुपए की इंडाइटमेंट यानी फर्द जुर्म आयद हो रही थी, और उसके बेटे के ऊपर 8 अरब रुपए की यानी टोटल 24 अरब रुपए की फर्द जुर्म आयद होती 11 अप्रैल को नहीं होने दी गई। उसके बाद इन्होंने जब ये पहुंचे हैं तो इन्होंने 1100 अरब का एक बहुत बड़ा खर्चा करा नायब अमेंडमेंट के थ्रू अपने जात की मफाद के लिए। अभी ये टाइम भी जो है, टाइमिंग जो है बड़ा जबरदस्त, कि जब उन्होंने देखा और ये देना मंतक देना कि फर्द वाहिद पे ये नहीं छोड़ा जा सकता, तो मेरा डॉक्टर साहब सवाल ये होगा कि अगर फर्द वाहिद पे आप नहीं छोड़ेंगे तो इस तरह पाकिस्तान में 3 आर्मी चीफ होने चाहिए, 3 स्पीकर होने चाहिए, 3 वज़ीर आज़म होने चाहिए, वो सारे फर्द वाहिद है। हर इदारे पे 3 CEO लगा दें क्योंकि वो भी सारे फर्द वाहिद हैं। ये बड़ी absurd सी मंतक हम क्रिएट कर रहे हैं। हमें बिल्कुल खत्म करना चाहिए कानून, लेकिन जात के मफाद के लिए नहीं, क्योंकि आप पार्लियामान में बैठे हैं और किसी को भी जात के मफाद के लिए आप ये इस्तेमाल कर लें, ये मंतक नहीं है। इन लोगों ने आके पार्लियामान को सिर्फ डॉक्टर साहब जात की मफाद के लिए किया। इन्होंने देखें सबसे पहले आके खत्म किया जो अवाम के काम हो रहे थे, आके पहला किया कि हेल्थ कार्ड खत्म कर दिया, उसके बाद जो कर्जे थे वो खत्म कर दिए। डेवलपमेंट फंड में इन्होंने 90 अरब रुपया अपने लोगों को दे दिया, MNS को दे दिया SDGs के तहत, ठीक है। और उसके बाद जो है ये लोग, इन लोगों ने सब्सिडी दी जो कि आटो सूरत में एक्शन कर रहे हैं, 200 लोग बदवाएं दे रहे हैं। स्विमिंग पूल बनाया 750 अरब रुपए का प्राइम उसमें। ये प्रायोरिटी है, जो अवाम की प्रायोरिटी वो इनकी नहीं। आप ही इसलिए बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, आपके अपोनेंट्स है जिस तरह मैंने काली पट्टी क्यों बांधी हुई है? 6 दिन हो गए हैं मेरा सोशल मीडिया का जो हेड है अजहर इस मुल्क खुदा पाकिस्तान में लापता है। तो बंदा मेरा वर्कर जो है वो इस वक्त मेरे चेयरमैन पे 153 मुकदमे हुए, 115 मुकदमे हुए। इस पर जब आप अपनी जात के लिए हुकूमत को इस्तेमाल करें आ रहे होते हैं कोशिश करने के लिए, तो मेरा ख्याल है ये समय फिक्री आपके लिए भी, मेरे लिए भी और तमाम के लिए भी, कि हम सोचेंगे कि ये जो हुकूमत है जिसको कह रहे हैं कि 9 दिन इंतखाबात कर लें, ये वाहिद सियासी हुकूमत जो से भाग रही है। वरना जो सतून है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो है किसी भी डेमोक्रेसी इलेक्शन है, आप इलेक्शन से ही भाग रहे हैं और मनते क्या की जा रही है? जो सारे मातहत इदारे हैं वफाकी हुकूमत के जी पैसे नहीं है,
40 मिलियन डॉलर लैपटॉप इंपोर्ट करने के लिए है, लेकिन उसकी इलेक्शन के लिए नहीं। फिर कहते हैं कि जी कच्चे में जो है ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी फौज है जी, 6.5 लाख लोग सिर्फ फौज में हैं, और इसके अलावा जो है मतलब ये मंत्री आके आपका ख्याल है कि इस वक्त मुल्क के लिए बड़े सरकार है, अगर आइन को इस तरह रोंदा गया, मेरा पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किल बात है आगे। अच्छा सर, एक सवाल करूंगा फिर जाऊंगा, क्योंकि मुझे मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, आपने जो बोला एक सवाल करके कनवानी साहब की तरफ जाना है कि ये जो कानून साजी पार्लियामेंट में हो रही है, इस पे पीटीआई का क्या पॉलिसी हो, आपने कोई बनाई तो होगी सर? सर एक लाइन और जवाब, फिर मैं आगे जाऊं। मैंने कहा जी इनकी नीयत ठीक नहीं है, वो नीयत में नहीं है, जात की मफाद के लिए कर रहे हैं। आप चैलेंज करेंगे सर इसको? ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। आप चैलेंज करेंगे ना इसको? पहले तो बनने तो देना जी, आने दें आगे। अच्छा ठीक है, अभी वक्त नहीं हुआ है, सही है। अमानुल्लाह किनानी साहब, अमानुल्लाह किनानी साहब, आपको उम्रा बहुत मुबारक हो। मुझे पता चला है आप मक्के में थे, माशाल्लाह दुआएं की आपने पाकिस्तान के लिए, सबके लिए, हमारी दुआएं भी थी। सवाल ये है कि सर 3 चीजें सामने हैं। एक, जस्टिस आपके काजी फायज ईसा का फैसला आ गया, इसको कैसे देखते हैं? फिर ये जो कानून साजी हुई है आइन के आर्टिकल 191 पे जो इन्होंने तब्दीली की है, इसको आप कैसे देखते हैं? और फिर 3-4 और 3-2 का जो फैसला है और कोर्ट ऑर्डर नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? जी सर। सर सबसे पहले तो आपने बात की है काजी साहब के आज के फैसले की। जी, ये एक जुडिशियल फैसला है, काजी साहब की जाती राय नहीं है जी, एक बेंच का फैसला है। जी बिल्कुल। बेंच का फैसला जब अक्सरियत होता है, अक्सरियती होता है, वो बाइंडिंग है सारे मुल्क पर 189 के तहत। अच्छा, जिस तरह उमरता बंदयाल साहब जस्टिस, चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि ये 3-2 का फैसला है और अक्सरियती फैसला है, तो आज अभी जो सोमोटो को ही केस है, इत्तेफाक की बात है, आज भी काजी फायद ईसा साहब सोमोटो सुन रहे थे। वही बेंच है जिसको चीफ जस्टिस साहब ने खुद बनाया हुआ था, लिजिटिमेट बेंच था। उस लिजिटिमेट बेंच ने एक फैसला दे दिया है। अब तो कल का प्रोसीडिंग गैर आईनी, गैर कानूनी होंगे और अदालत की तौहीन होगी अगर कल कोई प्रोसीडिंग 184(3) की जा रही है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ रहे हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और कोर्ट इसकी प्रोसीडिंग कर सकती है। और काजी साहब का जो फैसला है उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों का फैसला है, PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट 161। उसके अंदर यही सिचुएशन था, उसके अंदर यही बताया गया कि जब चीफ जस्टिस साहब बेंचेस की तश्कील सही न कर सके तो उसमें सीनियर प्यूनियर जज को अख्तियार है वो बेंचेस को तश्कील दें और उसके अंदर चीफ जस्टिस को माइनस करके बेंचेस में बैठें, और जो न बैठना चाहे ये भी उनकी मर्जी है, मगर जो बैठेंगे वो अक्सरियती फैसले करेंगे, वो फैसले आईनी और कानूनी होंगे। ये सफा नंबर 224 पर भी है, सफा नंबर 226 पर इसकी वजाहत है। अगर किसी को पढ़ना है जजमेंट पढ़ ले। और ये 10 जजों का फैसला अभी तक सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद सर। ये सुप्रीम कोर्ट PLD कौन सा? PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट 161 असद अली बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 161। ठीक है सर। इसके अंदर वाज़े तौर पर मौजूद है कि रूल्स के तहत जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो बेंचेस बनाना है सिर्फ चीफ जस्टिस का काम नहीं है, सीनियर प्यूनियर जजेस बना सकता है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस सही मानों में काम न कर सके तो वो बुनियादी आईनी जो हुकूक है मुतासर हो रहे हों तो सीनियर जज जो है बेंच बना सकता है। और 10 जजों का बेंच सीनियर जज ने बनाया था, उस वक्त अजमल मियां साहब सीनियर जज थे, उन्होंने जो है ये बेंच बनाया और उस बेंच ने फैसला करके चीफ जस्टिस को फारिग कर दिया और आज तक वो जजमेंट प्रिवेल कर रहा है। उस जजमेंट को ना रिव्यू किया गया है ना रिविजिट किया गया है, जो असूल मुकर्रर किए गए हैं। आज मुझे आप बताएं, अगर आपको याद हो, ये जब एक PTI वालों ने एक पिटीशन लाया लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ये है कि रजिस्ट्री ब्रांच में सोमोटो 184(3) का कोई दरख्वास्त नहीं लिया जाता। डायरेक्ट पिटीशन जो है 184(3) का जो दरख्वास्त है वो प्रिंसिपल बेंच में ली जाती है, मगर वो एंटरटेन हुआ लाहौर में रजिस्ट्री में। आपको याद होगा रात के 1 बजे 2 बजे जो है परवेज इलाही साहब ने दाखिल करवाया था, वो दरवाजे खोलकर उनके जो दरख्वास्त ली गई थी जो रूल्स में नहीं था, और उसको उमरता बंदयाल साहब ने एंटरटेन किया
यानी जब आप रूल्स की वायलेशन, या तो रूल्स की वायलेशन थी या मैं समझता हूँ PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट 161 की बाइंडिंग थी, क्योंकि उसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि ये कोई सेक्रोसेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स। जहां पर आइन और कानून का रास्ता रोका जाए तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो है बेमानी हो जाते हैं। उसमें लफ्ज है, जहां आइन और कानून का रास्ता रोका जाए वहां सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बेमानी हो जाते हैं। यानी आइन में आर्टिकल 176 वाजे है कि जहां चीफ जस्टिस का नाम नहीं है, वो कहते हैं, आइन का 176 कहता है कि चीफ जस्टिस एंड जजेस मेक्स द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस अलोन इज नॉट द सुप्रीम कोर्ट, जजेस के बगैर सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद जो है दो कंपोनेंट है। ठीक है सर, जरा इस पे आ जाइए सर कि ये 3 और 2, हाँ 3 और 2 184(3) के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस के अख्तियारात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो आपको 176 में जाना पड़ता है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर भी बेंचेस बनाने का लिखा हुआ है, चीफ जस्टिस को अख्तियार होगा, मगर 184(3) के अंदर बेंचेस का तश्कील का जिक्र नहीं है कि 184 तो एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वो जो बेंचेस है वो रेगुलर हैं। ठीक है सर, मैं यहाँ पर आपसे सर मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी जो आपके 175 से लेकर तकरीबन 212 तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, कहीं चीफ जस्टिस का नहीं है। और 176 का आपने जिक्र किया, वहाँ एज ए जज एक एक्ट करते हैं। लेकिन सर मैं आपकी तरफ एक और सवाल जो है उसको भी जरा वजाहत कर दें, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं कि ये 3-2 और 4-3 इसका क्या बनेगा सर, जो कि इस वक्त एक कंफ्यूजन सी आ गई है और कोर्ट ऑफ द जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो नहीं है, तो क्या इसका क्या और इसके बगैर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया। माजरत के साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बदनीयती तो आपको 28 जुलाई 2022 को नजर आया था, जब बाकायदा जो है रिकॉर्डिंग बाकायदा नशर किए गए कि उस वक्त जो है अक्सरियत के साथ मुस्तरद कर दिया गया था 2 जजेस के नामों को, 4 जजेस के नामों को, और कहा गया जी हमारा इस पर कंसेंसस नहीं है, हम इन नामों को मुस्तरद करते हैं। और इसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने एक प्रेस रिलीज ये कहा कि उनको डेफर किया गया है, यानी दूसरे वक्त के लिए मुलतवी किया गया है। उस पर बाकायदा आपके सामने कॉन्टेस्ट हुआ, अक्सरियत ने यह साबित किया, जस्टिस फायद ईसा साहब ने भी, जस्टिस तारिक मसूद साहब ने भी, और जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के उन्होंने भी, जो अपना पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर ने भी, अटॉर्नी जनरल ने भी अक्सरियत के साथ चीफ जस्टिस के दावे को मुस्तरद किया। फिर चीफ जस्टिस ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई, उसके अंदर भी ये बात साबित हुई कि ये नाम जो है मुस्तरद हुए थे। इन्हें सब तक फिक्टिशियस जो कार्रवाई जारी होती है, तो दोबारा हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने फिक्टिशियस कार्रवाई जारी की है, जिसका आज जस्टिस जमाल खान मंदोखल ने इजहार किया है कि आप उन जजों के जो ऑर्डर है उनको क्यों शामिल नहीं करते, उनके लिखे हुए ऑर्डर मौजूद है। अब वो चीफ जस्टिस साहब माजरत के साथ बज़ाहिर ताजुद गुजार हैं, अच्छे नेक इंसान हैं, मगर अल्फाज भी अच्छे बोलते हैं, नरम तबीयत के भी हैं। मैं हैरान हूँ उनके इस कंडक्ट पे, वो किस तरह इस तरह का ट्विस्टिंग कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर। वो 4 जजों के राय को सामने लाता ही नहीं है, वो अपने आप को खुदा समझता है। खुदा के बाद जमीन पर इंसान खुदा नहीं बन सकता है। जमीन पर अल्लाह ताला कहता है आपने शावरुम बैनुम, अपने अंदर मुशावरा कर, शूरा बैनुम, अपना अगर 2 जजों को साथ बिठा के मशवरा करके कोई बेंच बनाया जाता है, आर्टिकल 184 जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, जो 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला करे, उसको एक ही बजे अगर 2 जज मशवरा दें, उसके अंदर क्या हर्ज है। ठीक है सर, ठीक है। अब आप सवाल ये है कि हमारे वो मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है सर, हमें उनका नाम लेते हुए उनके बारे में बात करते हुए हमें बड़ा ठीक है, उनका कंडक्ट अपनी जगह, लेकिन सही है कन्नानी साहब, लेकिन फिर भी जाहिर है नाम लेते हुए हमें बड़ा रिस्पेक्टफुली उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नहीं, मैं सर एक बात कर रहा हूँ, तो एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, ये ज़रा सा मुझे एक और भी जो तरमीमी बिल है जिस पे आपने कहा कि 199 के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है और वो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकती है, जो कि हो गई है, लेकिन जहाँ पे उसमें आपके 184(3) का जिक्र है या बेंच बनाने का है, वहीं पे मैंने पढ़ा कि माजी के 184 के
मुकदमे के मुतासरीन 30 दिन में अपील कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो मुतासरीन जहांगीर तरीन साहब थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, और क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इसमें जो है वो अपील कर सकते हैं सर? जी जी, ये बिल्कुल अपील कर सकते हैं डॉक्टर साहब, बल्कि ये जो मुझे कोई अदाद शुमार मिले हैं उसके मुताबिक मोर देन 600 ऐसे लोग हैं जिनको पहले अपील का राइट नहीं था, वो उनको दे दिया गया है, तो वो उससे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। अच्छा सर, अब ये जो सिचुएशन है इस वक्त, कल आप वो कहते हैं कि करनानी साहब के कल अगर ये बेंच बैठता है, जैसे काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीन साहब और एक और शायद कोई जूनियर जज थे, बहरहाल इन दो के फैसले के बाद शाहिद यस यस, तो अगर सर ये बेंच कल बैठता है तो क्या सूरत हाल बनेगी? फिर तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा क्वेश्चन, उन्होंने तो PLD सुप्रीम कोर्ट 161 का हवाला दिया जिसमें 10 जजेस के फैसला मौजूद है। आप कैसे देखते हैं कल सिचुएशन क्या होगी, कहाँ जा रही है सर? डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस तमाम मुश्किल का एक ही हल, और हम कितने आपके प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं कि एक ही हल है कि अब सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठे और ये तमाम मामलात सॉर्ट आउट करे, 4-3 वाला भी और 3-2 वाला भी। पहले ये सॉर्ट आउट होना चाहिए, उसके बाद प्रोसीडिंग्स आगे चलनी चाहिए। आप देखिए जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इस वक्त चल रही हैं और 5 रुकनी बेंच ने कॉग्निजेंस ली है, वो पहले 1 मार्च के 3-2 वाले फैसले की बुनियाद पे, और वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट जो है वो नहीं है इस वक्त। और 4-3 अगर बनता है, जो कि 4-3 का क्लियरली डिटेल्ड जजमेंट आ गई है और वो अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग भी है, तो फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या ये बनेगा? अगर ये बनेगा तो फिर ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बुनियादी मसला है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने देखना है और देखना चाहिए। आज ये जो कन्फ्यूजन और ये जो इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, इसको जल्दी ख़त्म होना चाहिए। अगर ये लंबा और जाएगा और तवालत इसकी होगी तो इसमें माँ सिवाय इस इदारे की साख को मजरू होने के और बाकी कुछ नहीं बचा। सर एक मिनट आपके पास है। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी थी सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद और उसके बाद उसको चेंज किया, कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के 58 आर्टिकल के ज़रिए ये चेंज कर सकती है और उसको आइन का आर्टिकल 254 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। 1 मिनट है सर, आप क्या कहते हैं इस पे? जी, शेड्यूल चेंज करने की हद तक सेक्शन 58 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसके तहत शेड्यूल चेंज हो सकता है और शेड्यूल में डेट भी आती है। ये भी एक हल तलब मसला है कि क्या अगर शेड्यूल चेंज हो सकता है तो शेड्यूल तो होते ही डेट्स के मुतल्लक है कि फलां डेट को आपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने हैं, फलां डेट को स्क्रूटनी होनी है, फलां डेट को ऑब्जेक्शंस होने हैं, फिर फाइनल लिस्ट लगनी है और फिर इलेक्शन डे। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं आता हूँ डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब के पास। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब क्या कहते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है कानून और आइन की, और अब तो पार्लियामेंट में जो आपके इस्लाहाती बिल पास हुआ है, वो बिल जो है उसमें जितने भी 184 के मुतासरीन हैं, जिसमें नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, आपके यूसुफ रज़ा गिलानी समेत और लोग हैं, सबको रिलीफ मिलने के चांसेस पैदा हो गए हैं। इस पे जरा आपका कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो पहले पिछले सेगमेंट में बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, यहाँ पे कानून है कि आप अफवाज पाकिस्तान में बात नहीं कर सकते और इसी तरह आला पे बात नहीं कर सकते हैं। हम एक सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इत्तेफाक का मुजाहिरा करना चाहिए, अदब एहतराम का मुजाहिरा करना चाहिए, क्योंकि आज मरियम नवाज ने भी जो है बेदर्दी से हमला किया पे और तमाम
आया। ये अजीब सा सिचुएशन है डॉक्टर साहब। आप छोटे छोटे हमारे वर्कर, हमारे सोशल लोग इस अगवा कर रहे हैं कि शायद वो कहीं पे काम करें, मीडिया और अल्टरनेटिव ओपिनियन है। बेदर्दी से आप आला अदलिया के ऊपर पूरे टीवी चैनल, मैंने मीनारे पाकिस्तान का आपने जलसा हमारा ब्लैकआउट था, वहां पे जब आप आला अदलिया पे हमला करते हैं और ये तमाम चैनल दिखा करते हैं, कितना अजीब से मंतक है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे दुख है इसके ऊपर कि ऐसे कैसे करते हैं। देखिए 184(3) का जो है मेरे पास एक रेफरेंस है अभी, वो 20 अगस्त 2021 के 5 जजों ने वो मोटो जो है वो चीफ जस्टिस के पास मौजूद है, ये मैं आपको भेज भी सकता हूँ। वो 3 लोग कैसे ओवरराइड करते हैं मुझे नहीं पता। मैं एक सादा सा शहरी हूँ पाकिस्तान का, मुझे ये बात है कोई नवाज शरीफ के एवन फील्ड अपार्टमेंट जिसका रहमान ने कितना दफा केस किया था 1993 में, वो किसके हैं अपार्टमेंट? ये जो एक फैक्ट्री से 31 फैक्ट्रियां और ये अरबों रुपए में कहाँ से कमाए हैं? ये जो जाती उम्र है वो जो है मॉडल टाउन 25 एकड़ पे कैसे चले गए? पैसा कैसे कमाया आपने? मुझे ये जस्टिफाई करते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं, जो मर्जी कराते हैं आप पार्लियामेंट में, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो ये तरीकाकार है कि आपके मुखालिफिन को आप उनकी जुबान बंद करें, आप इस बॉक्स से तो आप करवाएं, मुकातले करवाएं, मॉडल टाउन कराएं, पैसे बनाएं और फिर आप पार्लियामेंट को यूज करके कहें कि जी हम लोग हैं। मुझे सिर्फ ये बता दे कोई बंदा पाकिस्तान में बशमूल आप कि वो डिपार्टमेंट जिस पे उनको नाअहल लिखा गया था आज तक किसी ने बताया उसने? ये जो सियासी अशराफिया है जिसमें बशमूल इदारे सब लोग शामिल, इनका लाइफ स्टाइल, मैं सारी जिंदगी मेहनत करता रहा, मैं तो लाइफ स्टाइल कर सकूं। मैं दिन में 18 घंटे डॉक्टर साहब काम करता हूँ। कौन सी सोनी कहानी है जो इनके पास है हमारे पास नहीं? हमारा दिमाग काम है, हम कोई हमारा अकल काम नहीं करती है, या हमें समझ नहीं आता, या ये कोई बहुत अल्लाह के करीब बंदे हैं जो अल्लाह में अमल करते। तो ये सोचना है मुल्क को कि आप कह रहे हैं, इसको क्वेश्चन ये है कि नवे दिन इंतखाबात होने हैं कि नहीं है। शुरू यहाँ से डिबेट हुई है, ठीक है, आइन से बात करना है कि आइन पे करना है। ठीक है, शुरू हम हो गए हैं कि सुओ मोटो है, आप जो रूल्स एंड प्रोसीजर अमेंड कर दें। ये रूल्स प्रोसीजर तो इनके जो सियासी वालिद हैं नून लीग के जनरल जिया लेके हैं, तो ये 4-4 दफा हुकूमतों में रहे। ठीक है सर, ठीक है। आज क्या जरूरत है? जब सियासी मौत नजर आई है, इन्होंने जात के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये सियासत जात के मफाद की नहीं है, ठीक, ये अवामी मफाद के लिए है, ये उल्टा काम हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है। मुझे क्योंकि 4 मिनट रह गए थे मेरे पास, तो मैंने आपका 4 मिनट ले लिया। आप कनवानी साहब का 4 मिनट है, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा फिर वापस आऊंगा। वेलकम बैक जी। आपके जनाब अमानुल्लाह कनवानी साहब, आपकी तरफ आता हूँ सर। अब आपके सामने ये क्या सोल्यूशन है सर? आप कैसे देखते हैं कि ये इस मसले को जो 3-2 क्योंकि फैसले का है, हमारे अपना मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब ने जो सवाल उठाया था, फैसलों पे हमें बात करने का इख्तियार है, कंडक्ट पे नहीं है और जज के ऊपर नहीं है। तो सर हम पूछेंगे कि अब ये जो फैसले हैं, 2 फैसले आ चुके, उनका क्या हल है आपके सामने सर? सर हल तो जो मरोजा कानून है, जो मरोजा प्रैक्टिस है, उसके अंदर सब आपके सामने वाज़ेह है कि माजरत के साथ मैंने मिसाल दी है कि जब उन्होंने जुडिशल कमीशन के मिनट्स को ट्विस्ट किया और आज जो उन्होंने एक जजमेंट को भी ट्विस्ट किया, जब इस तरह एक कंडक्ट आ जाएगा, ये एक मिसकंडक्ट है और मिसकंडक्ट जो आर्टिकल 209 के तहत काग्निजेबल है। और काग्निजेबल इसलिए है कि वो बदहनती से इस तरह कर रहे हैं और ये साबित हो जाए तो जज रहने काबिल नहीं रहते, वो अपने हलफ की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। जब 4 जज चीख के कह रहे हैं कि जी हमने फैसला दिया है, हमने सो मोटो को डिसमिस किया है, और वो मुसर है कि नहीं ये 3-2 का फैसला है। भाई वो 4 जज जिंदा हैं, खुदा न खास्ता फौत नहीं हो गए हैं, कोई सेकेंडरी एविडेंस की जरूरत नहीं है, प्रिलिमिनरी एविडेंस मौजूद है कि वो 4 जज कहते हैं कि हमने इसको सो मोटो को डिसमिस कर दिया है।
तो बात खत्म हो गई। और सोमोटो भी किसका था? सोमोटो एक ऐसे जज का था जिसका वीडियो लीक में नाम आ चुका हुआ है, इसलिए उसने अपने आप को रिक्यूज किया। बहुत अच्छा किया कि भाई आप तो पार्टी हो, आप तो उस एक फरीक के फायदा देने वालों में शामिल हो। और दूसरा वो है जो बाकायदा तौर पर उसके ऊपर उंगलियां उड़ती रही हैं, वो शरीफ जज भी अपने आप को अलग कर चुका है। तो वो सोमोटो उस वक्त खत्म हो गया जब 2 जजेस जिन्होंने भेजा था वही 2 जजेस अलग हो गए। इसका मतलब है उन्होंने अपने सोमोटो को जो भेजा था वो फ्रस्ट्रेट हो गया। और फिर भी एक चीफ जज साहब ने 7 रुकनी बेंच बनाकर उसके अंदर कार्रवाई जारी रखी। उस 7 रुकनी जजेस में जब 2 ने अपने राय दे दी लिखकर पहले दिन, वो हर रोजाना जजेस जो है अपनी राय को, अपने ओपिनियन को, अपने फैसले को लिखते हैं आर्डर शीट में। उस आर्डर शीट के अंदर उन्होंने इसको प्रिलिमिनरी तौर पर रद्द कर दिया, इब्तदाई तौर पर कह दिया कि ये जो है काबिल समाअत नहीं है सोमोटो। तो चीफ जज साहब ने उनको भी अलग कर दिया। फिर जो है 5 जजेस के साथ बैठ गए साथ से। अब भाई उनकी राय को हवा में तो अब नहीं फेंकेंगे, उनकी राय तो आ चुकी है। ये सोमोटो कार्रवाई जो है काबिल रफ्तार नहीं है। तो 5 जजेस में से 2 ने फिर कह दिया कि जनाब ये सोमोटो नहीं बनता है क्योंकि ये पेंडिंग है केसेस अपने हाई कोर्ट के अंदर, लिहाजा इस ग्राउंड पे इनको हम नहीं सुन सकते। तो वो 2 का भी आ गया। तो 2 जो है इससे पहले वाले हैं सर ये फैसला मेरा ख्याल है ये सोल्यूशन नहीं है कि फुल कोर्ट, सर ये सोल्यूशन नहीं है कि फुल कोर्ट का इजलास हो जाए। इसके बाद तो फुल कोर्ट है या चीफ जज साहब। अभी तो जस्टिस काजी फायजीसा की इब्राहिम ने बेंच ने फैसला दिया है, वो एक जुडिशियल फैसला है, वो तो अभी इसके बाद इसकी कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक ये फैसला काजी साहब को नहीं अच्छा चले कम से कम फुल कोर्ट तो बुला सकते हैं ना। फुल कोर्ट बुलाना नहीं, जो अपना जो बेंच बना है फुल कोर्ट का वो बन सकता है ना कोर्ट का बन सकता, क्यों नहीं बन सकता है। और दूसरी बात मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, जो रूल्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं। आइन सबसे पहला तरह है, इसके बाद एक्ट है, कानून है, इसके बाद रूल्स है। रूल्स तो सस्पेंड हो सकते हैं, देखो ना असेंबली में जब कार्रवाई होती है और रूल्स को सस्पेंड करके नया कार्रवाई शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास आज वक्त खत्म हो गया, तशरीह रही, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, किसी और स्टेज पे पूछेंगे। तीनों मेहमान डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।